तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और रोजाना की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का आरंभ 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच हुआ था। गाइज इसमें आपके लिए मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और ये आगे भी बार बार रिपीट होते हैं। तो गाइज आप बताना 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का उदय हुआ? आंसर रहेगा बी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में वर्धन वंश का उदय हुआ। व्याख्या: गुप्त साम्राज्य के पतन लगभग 550 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में वर्धन वंश का उदय हुआ, जिसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे हर्षवर्धन। ये आपको याद रखना है कि वर्धन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था पुष्यभूति। कौन था वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्यभूति था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति और वास्तविक संस्थापक भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति और वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, वास्तविक का। ठीक है, डॉट लगा के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। ठीक है गाइज, मैं इसके बारे में आगे और भी बताने वाली हूं आपको। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन और संस्थापक था पुष्यभूति। ठीक है, ये आपको अभी यहाँ पर याद रखने हैं। इनके जो प्रभाकर वर्धन थे ना, इन्हीं के बेटे थे ये हर्षवर्धन। इनके पहले बेटे थे प्रभाकर वर्धन के राज्यवर्धन, दूसरे थे हर्षवर्धन और एक बेटी थी राजश्री। ठीक है, तो इनके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की राजधानी थी स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर, और ये कहाँ पर थी? हरियाणा में थी। ठीक है, हरियाणा में वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा। और इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था और दूसरी राजधानी इन्होंने कन्नौज बनाई थी। क्या बनाई थी? कन्नौज इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कन्नौज। व्याख्या: प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर थी, बाद में हर्ष ने इसे कन्नौज बना दिया। स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म को हर्षवर्धन मानते थे? शैव धर्म को हर्षवर्धन मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने महायान का बौद्ध धर्म भी इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, व्याख्या: प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। ये हर्ष ने प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाएं आयोजित की। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जो कि धर्म से संबंधित थी। सर्वधर्म सम्मेलन भी इन्होंने करना चाहा था, लेकिन टेंट में आग लग गई थी, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था ना सर्वधर्म सम्मेलन का, उसका था एक चीनी यात्री। ठीक है, ह्वेनसांग। ठीक है, उसको ये अध्यक्ष बनाने वाले थे, जिसके कारण टेंट में आग लगवा दी थी किसी ने और वो धर्म सम्मेलन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उस सम्मेलन का नाम था सर्वधर्म सम्मेलन, जो कि होने वाला था। ठीक है, तो इन्होंने सभी धर्म सम्मेलन कहाँ पर किए थे? प्रयाग में किए थे। ठीक है, सभी धार्मिक सभाएं प्रयाग में आयोजित की थी। क्वेश्चन नंबर 4। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। व्याख्या: वाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हर्षचरित की रचना किसने लिखी? हर्षचरित की रचना की थी वाणभट्ट ने, जो कि उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या: हर्षचरित संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध ऐतिहासिक जीवनी है। ये संस्कृत की एक साहित्य की पुस्तक है। इसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक जीवनी भी कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी जीवनी, प्रथम। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में शासन में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत आया था।
सी की नामक ग्रंथ की रचना, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। सी की रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। सी की रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ठीक है, ह्वेनसांग ने सी की रचना की थी, ह्वेनसांग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग चीन का यात्री था, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग। ठीक है, व्याख्या, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने कहाँ से पढ़ाई की थी? नालंदा विश्वविद्यालय से करी थी, ये आपको याद रखना है। और ह्वेनसांग जब सर्वधर्म सम्मेलन का अध्यक्ष रहने वाला था उसी से ही, क्योंकि वो एक चीनी यात्री था, एक चीनी व्यक्ति को भारत में किसी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाए, ये वहाँ के धार्मिक लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने टेंट में आग लगवा दी। वो बहुत बड़ी सभा होने वाली थी उस समय पे, हर्षवर्धन के काल पे। हर्षवर्धन ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन ने कन्नौज को सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे किसको बनाया था? थानेश्वर को, जो कि हरियाणा में है। इसे स्थानेश्वर भी कहते हैं, कहीं पर आपको स्थानेश्वर भी लिखा नज़र आएगा। थानेश्वर को बनाया था राजधानी। थानेश्वर के बाद कन्नौज राजनीतिक केंद्र बना। कन्नौज के लिए बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? आगे क्वेश्चन आएंगे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ये ऐहोल अभिलेख पर लिखा हुआ है, आपको इसके बारे में उल्लेख कहाँ से मिलेगा? ऐहोल अभिलेख से उल्लेख मिलेगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन, जबकि ये बहुत ही प्रतापी राजा था हर्षवर्धन, ठीक है, वर्धन वंश का, लेकिन फिर भी इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। और ये कौन से अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। किस में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की हार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को रोका। नर्मदा उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा मानी जाती थी। नर्मदा को उत्तर भारत, ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, यहाँ से जो नर्मदा नदी जाती है ना, इसी को भारत की सीमा, ठीक है, दोनों के बीच में ये दो भागों में काटती है, ऐसा माना जाता था। तो इसे उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा भी नर्मदा नदी को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी या बादामी, उनकी राजधानी थी। बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। ये चालुक्य वही हैं जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय इसी वंश के महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 11। पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। बंगाल में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल में की थी पाल वंश की स्थापना। गोपाल जनता द्वारा चुना गया शासक माना जाता है, उसको जनता ने इलेक्ट किया था गोपाल को। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, बहुत बार आया गया क्वेश्चन है। दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ये चालुक्य वही हैं पुलकेशिन द्वितीय वाले, ठीक है। चालुक्यों को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी। मान्यखेट या फिर कहीं कहीं पर मान्यखेत भी आपको लिखा दिखाई दे सकता है, मान्यखेत, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत या मान्यखेट। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और ये लगभग 200 वर्षों तक चला हुआ युद्ध था, ठीक है। कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियों में संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और
राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। और यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक ये युद्ध चला था। कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी इसमें तीनों पक्षों की। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज ने की थी, ठीक है। किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी, जो कि किसका शासक था? गुर्जर प्रतिहार का शासक था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। आंसर रहेगा बी, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। एक ही चट्टान को तराश कर, एक बड़े पहाड़ को तराश कर एक मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संरक्षक, उसको बचाने वाला या उसको आगे तक के लिए ग्रो करने वाला कौन था नालंदा विश्वविद्यालय को? आंसर रहेगा बी, धर्मपाल, ठीक है। और धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी और बहुत आगे तक वो उनके संरक्षक। पाल शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संरक्षक था धर्मपाल। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी 427 एडी में। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन इसको संरक्षण किसने दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण धर्मपाल ने दिया था, ठीक है। जिसने की किसकी स्थापना की थी? नालंदा की थी कुमारगुप्त ने, और धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये आपको याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चलिए व्याख्या। पाल शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल शासकों ने की थी, यानी पाल शासक कौन सा? धर्मपाल ने, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और इन्होंने संरक्षण दिया था नालंदा को भी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मैं बता चुकी हूँ, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट व्याख्या। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा पढ़ाई जाती थी यहाँ पर। यहाँ तिब्बत सहित अनेक देशों से विद्यार्थी आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रसिद्ध सभाएं कहाँ होती थी? तो मैंने ये बताया था प्रयाग में हर 5 साल में सभाएं होती थी हर्षवर्धन द्वारा, तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। हर्ष धार्मिक सभाएं आयोजित करता था। प्रयाग सभा प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी। प्रयाग में होती थी सभाएं और प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी हर्ष की सभाएं। 19 क्वेश्चन, सी यू की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी यू की रचना ह्वेनसांग ने की थी, जो कि एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। यह गुप्तोत्तर काल का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। सी यू की जो है गुप्तोत्तर काल के बारे में बताती है, गुप्त के बाद के काल में के बारे में, और इसमें भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका? अखिल भारतीय साम्राज्य। आपको पता है मौर्य वंश में, गुप्त काल में, मौर्य काल में जो हमारा भारत था ना, वो एक अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई भी ना उत्तराधिकारी नहीं था, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ना हमारा भारत छोटे छोटे वंशों में, राजवंशों में टूट गया, जिसके कारण हमारा भारत आज तक भी अखंड भारत
पहले की तरह नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, इसी कारण क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थी। क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि राष्ट्रकूट, परमार, चौहान, इस तरीके की क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन रहेगा बी, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, लेकिन 606 ईस्वी में उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, सिंहासन पर उन्होंने 606 ईस्वी पर उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, सिंहासन पर बैठे थे वो, राज्याभिषेक हुआ था उनका 606 में और मृत्यु हुई थी 647 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्याख्या, उनकी मृत्यु के बाद वर्धन वंश कमजोर हो गया और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए भारत क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन का लिखित नाटक है नागानंद। आंसर रहेगा नागानंद। देखिए, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, PNR ड्रामा। इन्होंने कौन से ड्रामा लिखे हैं? PNR। इसको मैं बता दूं, P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद और R से रत्नावली। ठीक है, हीरा, प्रियदर्शिका P से, नागानंद N से और रत्नावली R से। ठीक है, तो ये है PNR ड्रामा, आप इसको याद रखेंगे। PNR ड्रामा किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षवर्धन ने लिखा था PNR ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? आंसर रहेगा ए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, व्याख्या, नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक सामना किया था। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत की रक्षा की थी। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी भारत से थे, गुजरात वगैरह से। गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उपरोक्त सभी। नालंदा भी था, तक्षशिला भी था और वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर जैन शिक्षा दी जाती थी, जैन दर्शन यानी जैन फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी वल्लभी गुजरात में। ठीक है, और नालंदा और तक्षशिला में आपको पता ही है, नालंदा में इनमें बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नालंदा कहाँ पर है? नालंदा है बिहार में। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। और तक्षशिला है पाकिस्तान में। ये भी आपको याद रखना है, नालंदा है बिहार में और तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, व्याख्या, गुप्तोत्तर काल में नालंदा, वल्लभी और तक्षशिला तीनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, तीनों में पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्व का प्रसिद्ध आवासीय विश्वविद्यालय था, रेजिडेंशियल स्कूल था नालंदा। ठीक है, उस समय का रेजिडेंशियल, जहां पर बचपन में ही बच्चे आ जाते हैं और आचार्य के पास रहकर पढ़ते हैं और सब कुछ पूरी शिक्षा प्राप्त करके जाते हैं, आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा। गुप्तोत्तर काल का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? गुप्तोत्तर काल का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के बड़े भाग को एकीकृत किया और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ाया। हर्षवर्धन को गुप्तोत्तर काल का अंतिम शासक, महान शासक और सम्राट माना जाता है। ठीक है, अंतिम महान सम्राट हर्षवर्धन को गुप्तोत्तर काल का माना जाता है। इसमें मैंने आपके लिए परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य डाले हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। गुप्तोत्तर काल का आरंभ हुआ था 750 ईस्वी में और इसका अंत हुआ था 550 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था और 750 ईस्वी में इसका अंत हुआ था गुप्तोत्तर काल का। ठीक है, गुप्तोत्तर काल का महान सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। गुप्तोत्तर काल की राजधानी कौन सी थी? स्थानेश्वर, और बाद में कन्नौज भी बनी थी। ठीक है, पहली स्थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी और बाद में कन्नौज रही थी। दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में ये चीनी यात्री था। इन्होंने CU की रचना की थी। ठीक है,
हर्ष को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय, ये ऐहोल अभिलेख पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऐहोल अभिलेख पर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, कि उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों, इन तीनों राजवंशों के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि कम से कम 200 और मैक्सिमम 300 सालों तक, आपको ये याद रखना है, 300 सालों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। ठीक है, और प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, और इसका जो सबसे प्रतापी राजा था प्रतिहार वंश का, ये भी पूछा जाता है, प्रतापी राजा था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि भी ली थी, ये आपको याद रखना है। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा है मिहिर भोज, और जिसने किसकी उपाधि ली थी? आदिवराह। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि ली थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज, इससे हमें भी हौसला मिलता है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।